ताम्र पाषाण काल पर थे। सिंधु घाटी तो खैर उसका एक रिजल्ट है, उसके इम्प्रूवमेंट का एक आउटपुट है, आउटकम है ना। ताम्र पाषाण कालीन परिवर्तन या प्रोग्रेसिव परिवर्तन, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता जैसी विकसित शहरीकरण की सभ्यता के उदय या मतलब अस्तित्व में आने का एक बड़ा कारण है। ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन तैयार हो गया, एक फॉर्मेट तैयार हो गया। इस क्वेश्चन के कई नेचर में आते हैं। एक तो उद्भवोत्पत्ति का हाई है, उद्भवोत्पत्ति पर अपनी चर्चा कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए, विवेचना कीजिए, ठीक है। मतलब उत्पत्ति और उद्भव विकास, एक तो हो गया। और एक उसका आंसर ही है ये जो अभी इसके कहा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन ग्रामीण संस्कृतियों के विकसित स्वरूप का एक बड़ा परिणाम है। ऐसा भी कही, कोई भी सब्जेक्ट एक बड़ा परिणाम कहने में कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि वास्तव में ये बड़ा परिणाम है, एक बड़ा रिजल्ट है। तो एक प्रकार से उसका आंसर भी हो गया, और दूसरे प्रकार से जो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे, तो कैसे में तो वो थॉट आ जाएंगे जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे जो है एक एक्सेस यानी सरप्लस प्रोडक्शन का रिजल्ट क्या मिला, तो एक सेटल्ड माइंडसेट मिला। सेटल्ड माइंडसेट एक्चुअली करता क्या है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी को जन्म देता है ना। और फिर अगर सरप्लस प्रोडक्शन है तो सरप्लस का मतलब ही है कि मोर देन यूज, है ना, मोर देन यूज, यही तो मतलब है। तो जो मोर है उसका करेंगे क्या, यूज तो कर लिया, अब जो मोर है उसका क्या करेंगे, तो वो तो या तो फिर वेस्ट होगा, और वेस्ट तो सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि चीजें सबसे पहले वेस्ट ही होती हैं। इन्वेस्ट के लिए बड़े कारण जुटाने पड़ते हैं, बड़े रीजंस लाने पड़ते हैं, है ना। तो या तो वेस्ट होगा जो कि हो रहा था, या तो फिर इन्वेस्ट होगा। तो अब यहां पर चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ रही है, सो वो जो वेस्टेज है अब वो इन्वेस्ट का फॉर्मेट ले रहा है धीरे धीरे, है ना। तो इन्वेस्ट का जब फॉर्मेट लेगा तो कहने का मतलब वो रॉ मटेरियल का वर्क करेगा। तो वो टेक्नोलॉजी प्लस रॉ मटेरियल प्लस श्रम, क्योंकि लोग हैं तो श्रम रहेगा, श्रम तो ऑटोमेटिक जुड़ा रहेगा, है ना। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉर्म किया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट आया। मार्केट और इंडस्ट्रियलाइजेशन का फील्ड थोड़ा अलग होता है, उसी गांव में नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा हटके है, क्योंकि उसके लिए और भी तमाम सारी सुविधाएं। कृषि भूमि के लिए, एग्रीकल्चर, गुड मॉर्निंग कृषि भूमि के लिए क्या कहते हैं, उसकी सुटेबिलिटी अलग है, उसकी क्या कहते हैं, फर्टिलिटी देखनी पड़ती है। व्यापार के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उसकी सुटेबिलिटी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा, उसमें रॉ मटेरियल के रीजन्स, क्षेत्र देखें, एरिया देखना पड़ेगा कि कहां से कितनी, है ना। फिर उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट का फील्ड देखना पड़ेगा, सड़कें वगैरह देखना पड़ेगा, है ना, नदियों का। अब वो प्रोडक्टिव कितना बड़ा फील्ड है, हमारा व्यापार, हमारा ट्रेड कहां तक है, कितना उसका एक्सपेंशन है, उस अकॉर्डिंग। अगर इंटरनेशनल व्यापार है और उस समय है तो हमको बोलने में क्या दिक्कत है ना। तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि समुद्र के किनारे वो साइट ज्यादा स्थित होना चाहिए, क्योंकि उस समय का जो व्यापार है समुद्री व्यापार होता था, है ना, ज्यादातर होता तो अब भी वैसे ही है, कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है बट वो खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। तो ये तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। तो ऐसे यानी परिवहन की सुविधा, रॉ मटेरियल की उपलब्धता की सुविधा, है ना। फिर वो फील्ड जो इंडस्ट्री स्टेब्लिशमेंट के लिए चूज किया गया है, चुना गया है, वो इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट तो हो, लेकिन उसके स्टेब्लिशमेंट पे अन्य चीजों का नुकसान ना हो कम से कम। जैसे अगर वो फील्ड नॉन फर्टाइल है तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि फिर ये होगा कि इंडस्ट्री आ गई तो एक प्लस हो गया प्रोडक्शन में, बट कोई नुकसान नहीं हुआ। अब कोई अगर फर्टाइल फील्ड आपने हायर कर लिया तो इट मींस आपने इंडस्ट्री तो लगा दी, एक प्रोडक्शन तैयार कर दिया, पर उधर एक तरफ नुकसान भी तो हो रहा है। तो ये तमाम सारी सूटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसे दोनों क्षेत्रों को मिला, यानी वो मार्केट जो इंडस्ट्री के प्रोडक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्टेब्लिश है, और वो इंडस्ट्री वाला जो क्षेत्र है,
फिर इंडस्ट्री में काम करने के लिए मजदूर, है ना, कार्मिक जो होते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था, नहीं कॉलोनीज की सुटेबिलिटी, ठीक है, सड़कें वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो इन तीनों क्षेत्रों को आप मिला लीजिए, वो रीजन देखिए कि जहां पर इंडस्ट्री हो, कॉलोनीज हो, मार्केट हो, उसी को तो हम शहर कहते हैं। शहरों में खेती नहीं होती, शहरों में कॉलोनीज होती हैं, शहरों में अच्छी सड़कें होती हैं, शहरों में इंडस्ट्री वाले फील्ड होते हैं, शहरों में बड़ी बड़ी मार्केट होती है, और कुछ होता है। और कुछ जानने दीजिए, और कुछ अब लोग करना चाहे तो बहुत कुछ करें, कर ही रहे हैं, ठीक है। तो शहरों पर नाम भी है, शहरों पर बदनाम भी है, दोनों चीजें हैं, है ना। बट यही शहर है। तो एक बड़ा परिणाम है। तो कैसे आए वो रीजंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सरप्लस प्रोडक्शन का रीजन, है ना, वो माइंड सेट, सेटल्ड माइंड सेट, वो टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से जो है सिंधु सभ्यता के उद्भव का परिणाम है, ये मैंने मतलब एक्सप्लेन भी कर दिया है एक प्रकार से, ठीक है। तो वो चीज हम लोग कल पढ़े भी। तो जो ताम्र पाषाणकालीन कल्चर है, जो कैल्कोलिथिक कल्चर है, वो एक्चुअली एक क्रमिक रूप से, क्रोनोलॉजिकल रूप से नव पाषाण काल का अगला हिस्सा तो है ही। सीक्वेंस अगर देखा जाए तो ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ द न्योलिथिक एज, ठीक है, ये तो है अपने आप, ये फैक्चुअल है। बट इसका क्या कहते हैं, एक जो एवोल्यूशनरी इम्पैक्ट क्या है, एवोल्यूशनरी इम्पैक्ट इसका ये है कि ये जो है एक्चुअली थोड़ा सा डेवलपमेंट की ओर प्रोग्रेस है इसका, जो डेवलपमेंट को फोकस करता है। क्योंकि नव पाषाण काल जहां पर स्थापित होने को फोकस करता है, स्टैब्लिश होने को फोकस करता है, सेटल्ड होने को फोकस करता है, वहीं पर उसी सेटल्ड फॉर्मेट के डेवलपमेंट को फोकस करता है उसका अगला कदम, जिसको हम कैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाण काल के नाम से। तो अब ये आई थिंक क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट हम लोग कर ही चुके हैं। बाकी इसका एक भौगोलिक है, और थोड़ा सा जो विकसित है, तो विकसित में क्या देखा जाएगा, कुछ प्रमाण देख लेते हैं, एविडेंस। तो एविडेंस में वहां पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, तो एग्रीकल्चर का विकास होगा, तो डेवलपमेंट में क्या है, एक तो कृषि फसलें जो हैं, जो क्रॉप्स हैं, एक्चुअली उनके उनकी संख्या बढ़ेगी, उनके नंबर्स बढ़ेंगे, है ना। वहां पर हम बेसिकली तीन चीजें देखें, जौ, गेहूं, धान, बाकी तो ढूंढ ढूंढ के निकाला गया है। लेकिन जिसको वहां पर ढूंढ ढूंढ के मतलब सर्च करके निकाला गया है, वो प्रॉपर यहाँ पर स्टेब्लिश, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज हुआ है। यानी धान, गेहूं और जौ के अलावा यहाँ पर रागी है, यहाँ पर सरसों है, ठीक है, यहाँ पर मटर है, चना नहीं, मटर, ठीक है, चना नहीं है। चना का प्रमाण तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक्सेप्शनल है। कैसे? चने के, हाँ, नौदा, प्री हड़प्पन से रिलेट करता है वो प्री हड़प्पा, वो हड़प्पा से रिलेट, नहीं पूरा नहीं होगा। जब हम प्री हड़प्पा का जब नाम जोड़ेंगे, जब कहेंगे प्री हड़प्पा, तो उस साइट को निकालेंगे, एक्चुअली वो है आपका ताम्र पाषाण काल का ही साइट है, ठीक है। बट वो अचीवमेंट हम हड़प्पा से जोड़ के देखेंगे, वो अचीवमेंट हम ताम्र पाषाण से जोड़ के नहीं, हड़प्पा से जोड़ के देखेंगे, क्योंकि वो प्री हड़प्पा, फिर उसके एवोल्यूशन, ठीक है। अब जैसे वैसे तो नवपाषाण काल की स्टार्टिंग तो मध्य पाषाण काल के बीच से ही हो गई थी, लेकिन वहां पर एग्रीकल्चर चूंकि 7000 बीसी में आया, अब 7000 बीसी में अगर एग्रीकल्चर आया तो फिर तो मध्य पाषाण काल का अचीवमेंट हो गया। लेकिन फिर ये गलत है, लेकिन वो नियोलिथिक कंसिडर किया जाता है ना, तो ठीक उस प्रकार से। और कम है थोड़ा सा नौदा टोली का, तो ठीक है। चने का है यहाँ पर, अभी देखेंगे हम लोग जब वो साइट्स निकालेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया ये, क्या कहते हैं, कल कितना हुआ था इसमें,
अच्छा, वो मतलब इसका प्रोग्रेस हम लोगों ने पढ़ा था, इसका डेवलपमेंट पढ़ा था, वहां पर तो ऐड कर देंगे अभी ले जाकर के, जब वो उठाएंगे तब उठा के ऐड कर देंगे। ठीक है। बाकी ताम्र पाषाण काल में अब थोड़ा सा भौगोलिक चीजें देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर ये बस्तियां आई हैं। हम लोग कालखंड के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़े थे, ड्यूरेशन कब से कब तक, है ना, और क्या क्या चीजें इसके साथ चली हैं। तो जिसमें ये कहा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, चूंकि सेंटर में रखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि मेन अचीवमेंट है वो, एक मेन अचीवमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम इसके बारे में कहते हैं यह इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले से शुरू होकर के उसके बाद तक चलता रहता है। ये लाइन इस पर फिट है। तो पहले से शुरू होकर के, नो डाउट पहले से शुरू होकर के, फिर उसके साथ साथ और उसके बाद यानी पूरा ऋग्वैदिक पीरियड ये कवर करता है। ठीक है, चलता है। इसके प्रमाण कहां कहां से मिले हैं, इसके साथ कहां कहां से मिले हैं, तो इसके साक्ष्य एक्चुअली देखते हैं। भौगोलिक विस्तार, ताम्र पाषाण काल का भौगोलिक विस्तार, ये हेडिंग दे। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। शुरू होगा ये क्रम, एक सीक्वेंस भी लेके चलेंगे, सबसे पुराना क्या है, फिर बिल्कुल लेटेस्ट कौन सा है ना। तो इसमें जो सबसे द ओल्डेस्ट साइट है वो है आहार, यानी राजस्थान से मिला है, तो राजस्थान। राजस्थान, और राजस्थान में एक जो स्थल मिला है उसका नाम है आहार। आहार कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, आहार। फिर इससे जुड़ी हुई कई छोटी छोटी संस्कृतियां, कई छोटी छोटी और बस्तियां हैं, लेकिन एक बस्ती उसको लीड कर रही है। तो इसलिए जो है ताम्र पाषाण काल की द ओल्डेस्ट साइट, द ओल्डेस्ट जो बस्ती है, टाउन है, उसके नाम पर हम उसको उस पर्टिकुलर कल्चर के नाम से संबोधित नहीं एड्रेस करते हैं। तो जो पहली बस्ती है आहार संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आहार संस्कृति कहां पर ये पाई गई है, ये राजस्थान में पाई है। ठीक है। अब इसकी विशेषता भी यहां पर लिखिए, डेट हालांकि डाल दीजिए, यही 2900 से शुरुआत होती है, 2900 BC टू और ये आहार संस्कृति 1500 BC तक। ठीक है, 1500 BC तक ये है आहार संस्कृति। और इसमें आप नोट कर लीजिए, यहां से केवल तांबे के औजार मिले, क्योंकि ताम्र पाषाण काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है तांबा। ठीक है, तो तांबा अगर मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि पत्थर तो मिल ही रहा है, पत्थर तब भी था, अब भी है, वो रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो है तांबा। तो यहां की जो विशेषता यह है आहार की, यहां से केवल तांबे के औजार मिले हैं, देयर फाउंड ओनली कॉपर इंस्ट्रूमेंट, सो इट इज नोन एज इन द हिस्ट्री बाय द नेम ऑफ ताम्बवती आल्सो। और इसलिए इसको ताम्बवती नाम से, अभी प्री का क्वेश्चन हो गया कि ताम्बवती कौन है, ताम्बवती आहार है। ठीक है, इसलिए इसको ताम्बवती नाम से जाना जाता था, आहार संस्कृति को। क्यों? क्योंकि यहां से केवल तांबा मिला है, बाकी हर जगह से तांबा पत्थर साथ साथ मिला है। ताम्बवती नाम से इसको पुकारा जाता था, या ताम्बवती नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, तो यूपीपी से एक बार पूछ चुका है ताम्बवती कौन है, तो ताम्बवती यही है। ठीक है, तो तांबा ही मिला है,
तांबा ही मिला, और राजस्थान एक्चुअली तांबे के लिए जाना भी जाता है अभी भी। तांबा, खेतड़ी एक स्थान है जो वहां से उसकी खदान मिली है, जो है माइंस है ना, तो तांबा एक्चुअली वहीं से अन्य जो स्टेट है, अन्य जो रीजन है, इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, तो तांबे के क्षेत्र के रूप में जाना भी जाता था। तो ताम्बती इसको कहा जाता था। राजस्थान के ही बनास घाटी में गुलुंड एक अन्य स्थल, महत्वपूर्ण स्थल था इसी के अंतर्गत। ठीक है, मतलब कल्चर का नाम है आहार, बस उससे जो जुड़ी हुई जो दूसरी महत्वपूर्ण साइट है वो गिलुंड। ठीक है, तो इसी में एक लाइन आप जोड़ लीजिए कि गिलुंड वॉज द अदर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ दिस कल्चर। इस संस्कृति का गिलुंड दूसरा या अन्य महत्वपूर्ण स्थल था जो राजस्थान के बनास घाटी में स्थित था, विच वॉज लोकेटेड इन बनास वैली इन राजस्थान, विच वॉज लोकेटेड इन बनास वैली इन राजस्थान, जो राजस्थान की बनास घाटी में स्थित था। ठीक है, तो ये आहार हो गया। कहां से शुरू हुआ? राजस्थान से। बेसिकली ये प्राचीनतम बस्ती है, ताम्र पाषाण कालीन ये सबसे प्राचीनतम बस्ती है, नोट कर लीजिए इसको भी। ये सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। दिस इज द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ कैल्कोलिथिक एज। दिस इज द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ द कैल्कोलिथिक एज। ये स्थल आहार मेन है, इसके नाम पर संस्कृति का नाम पड़ गया। ज्यादातर जितने संस्कृति यानी कल्चर नाम आएंगे वो स्थल के नाम पर ही आएंगे, क्योंकि उसमें कई स्थल पाएगी और स्थल में वो जो सबसे मेन था उसके नाम पर वो कल्चर का नाम हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में जाएंगे तो और दो तीन संस्कृतियां मिलेंगी, कायथा, मालवा, सावल्दा, ऐसी संस्कृतियों के नाम मिलेंगे। तो कायथा, मालवा, सावल्दा ये सब साइट के नाम है, प्लेस के नेम है, उनके नाम पर वो कल्चर है, क्योंकि वो मेन था, उनसे जुड़ी और छोटी छोटी कई बस्तियां भी मिली हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर लोग लाल मृदभांड प्रयोग करते थे। मृदभांड नहीं, मृदभांड एक स्थान पर लिख लीजिएगा, लाल पर लाल मृदभांड ज्यादा होता है, उस पर काले रंग की चित्रकारी भी पेंटिंग होती थी। लाल काले मृदभांड विशेषता है यहाँ की, तो लिखिए यहाँ के लोग लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। ठीक है, दे यूज द रेड कलर्ड पोट्री। और इनके घर जो है मिट्टी के या कच्ची ईंटों के बने होते थे। ठीक है, एंड द हाउसेस वेयर मेड द हाउसेस वेयर मेड विद क्ले और कच्ची ईंटें, रॉ ब्रिक्स, अनबेक्ड, रॉ अनबेक्ड, रॉ ठीक शब्द नहीं है, अनबेक्ड ब्रिक्स, पकाई गई, क्योंकि वो फिर रॉ कच्चा पका वो नेचुरल वाला है, वो फलों से रिलेट करता है ना, आम पके कि आम कच्चे हैं अभी, वो रॉ। हाँ ये तो ठीक है। हो गया। इसके बाद आ जाइए आप मध्य प्रदेश में। एमपी। एमपी में सबसे पहले है वो है कायथा कल्चर। कायथा कल्चर, कायथा संस्कृति।
और 2400 BC टू 1700, एक क्रम से नीचे उसी के साथ चलेगा। 2400 BC टू 1700 BC क्या था? तो ये लिखने की जरूरत नहीं, कायथा वॉज द इम्पोर्टेंट साइट, इसलिए इसका नाम कायथा संस्कृति, ये सब तो बट नेचुरल है, अपने आप पता है। ठीक है, अब लिखिए, यह संस्कृति संख्या की दृष्टि से बहुत कम है। ठीक है, यह संस्कृति संख्या की दृष्टि से बहुत कम है। दिस कल्चर इज वेरी लेस अकॉर्डिंगली नंबर्स, अकॉर्डिंगली नंबर, संख्या की दृष्टि से बहुत कम है। और अधिकतम चंबल नदी घाटी में, चंबल व उसकी सहायक नदी घाटियों के क्षेत्र में पाई गई है, और अधिकतम चंबल व उसकी सहायक नदी घाटियों के क्षेत्र में पाई गई है। एंड were found the locations, they found the locations in Chambal rivers, Chambal river and its tributaries, Chambal rivers and its valley of Chambal river and its tributaries, उसके घाटियों। तो कहां पाई गई? चंबल नदी और उसकी सहायक नदी घाटियों में ज्यादातर स्थल पाए गए। तुलना करें, अगर कंपेयर करें तो अन्य कल्चर्स में कई साइट्स हैं, बहुत साइट्स हैं, इसमें कम है थोड़ा तुलनात्मक रूप से। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता की कनिष्ठ सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है प्री के अकॉर्डिंग, या इसे सिंधु सभ्यता की कनिष्ठ सभ्यता भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज बाई द नेम ऑफ, दिस इज द ऑल्सो नोन एज बाई द नेम ऑफ जूनियर सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जूनियर ही कहेंगे, कनिष्ठ, जूनियर सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की जूनियर कहते हैं। मतलब कुछ चीजें मिलती जुलती होंगी। ठीक है, अब कुछ मैं बता दूं, चाहे आप मेंशन कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर मिले हैं वो फोर्टिफाइड मिले हैं, वहां फोर्टिफिकेशंस बहुत हैं। फोर्टिफाइड मतलब चारों तरफ से एक रक्षा प्राचीर से घेर दिए गए थे, सुरक्षा की दीवार, मतलब किला जिसको कहा जाता था। पश्चिमी जहां पर शासक वगैरह रह रहा था वहां पर तो कुछ ज्यादा ही। तो इसके कुछ गांव ऐसे साइट्स मिले हैं, कायथा स्पेशली है, जो चारों तरफ से प्रमाण मिलता है कि वो कुछ रक्षा प्राचीरों से घिरा किले वाला क्षेत्र था। मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो चारों तरफ सराउंडिंग कुछ न कुछ बनाया गया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो अब ये तुलना करो, कंपैरिजन करो तो किससे होती है? सिंधु घाटी की सभ्यता से। और ये चीजें जो फोर्टिफिकेशन है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है, सारी विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता फोर्टिफिकेशन। और वो चीज अगर यहां पाई जा रही है तो भाई तू जूनियर कहेंगे ही, उतनी बड़ी नहीं तो जूनियर हो गई। तो इसलिए फोर्टिफिकेशंस के कारण जो है इसको जूनियर सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो ठीक है, इससे ज्यादा और क्या, बाकी छोटी है, संख्या में कम है, सिंधु से मिलती जुलती है। अब क्या मिला है में जहां पर लिखा जाए कि स्पेशली कॉपर अभी आपने लिखा आहार में क्योंकि मिला है, और जहां पर कुछ न लिखा जाए वहां पर अपने आप ही जाने के पत्थर और तांबा दोनों साथ साथ मिले हैं। मतलब जो इसका नेचर है उस नेचर के अनुरूप वो बिहेव कर रहे हैं। कुछ अलग होगा, हटके होगा तो वो चीज हम लोग लिखेंगे, अगर हटके नहीं तो फिर सेम ये माने कि पत्थर है और साथ साथ तांबा है, दोनों मिले। जैसे अब यहां पर कुछ अलग नहीं लिखा गया तो पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार मिले। ठीक है, जो इसका अपना
नेचर है, ठीक है। और एक लाइन नोट कर लीजिए, कायथा से एक घर में 29 कंगन तांबे के मिले हैं। तांबे के 29 कंगन, 29 कंगन। कंगन क्या, ब्रेंजल्स, बैंगल्स, वो तो चूड़ियां होती हैं। ब्रेसलेट, ब्रेसलेट कंगन को, सही है। ब्रेंगल्स चूड़ियां होती हैं। तो 29 ब्रेसलेट्स मिले हैं एक्चुअली तांबे के, एक घर से। ऐसा कहा जाता है यहाँ के लोग यार अमीर बहुत थे। तो अगर कभी पूछा जाए कि इतने सारे साइट्स में सबसे अमीर लोग कहाँ के हैं, तो है ना। हाँ, अब जैसे होता नहीं अपने अपने शहरों की विशेषता है, इतने उत्तराखंड में इतने सारे शहर हैं, कोई देहरादून ही एक शहर थोड़ा ना है, हरिद्वार भी है, ऋषिकेश भी लगा, अल्मोड़ा है ना, बहुत सारे हैं। अब कहीं इसमें सबसे अमीर कौन है, तो फिर ये थोड़ा स्टडी का विषय है। मतलब एक तो मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया, वैसे तो कहा जाए तो देहरादून वाज द, आई थिंक, है ना, रिचेस्ट कह सकते हो। तो ऐसे इसमें ये अब उसके पीछे रीजंस क्या है इसमें नहीं जाना है, अमीरी के बड़े कारण होते हैं। छोटा, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार वाला मामला है। एक तो छोटे हैं, कम बस्तियां हैं, कम लोग हैं, थोड़ा सा, है ना। अब ये 29 कंगन पाए गए, फिर यहाँ के लोग जो पत्थर वगैरह प्रयोग, स्टेटाइट, कार्नेलियन, कैनेलियन जैसे अच्छे अच्छे पत्थरों का प्रयोग करते थे, तो लगता है ना कि यहाँ के लोग थोड़ा सा अमीर माने जाते थे। ठीक है, दूसरी संस्कृति है सावल्ला संस्कृति, मध्य प्रदेश की ही है सावल्ला। सावल्ला, इसकी डेट है 2300 बीसी टू 2000। ट्वेंटी थ्री हंड्रेड बीसी टू 2000 बीसी, 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ये लास्ट वाला जो लिखा ना उसके पीछे मत पड़िएगा, क्योंकि ये कम ज्यादा ऐसे हो रहा है, इसमें सीक्वेंस नहीं लगा पाए। ये पतन होने का समय है कि कब तक, बहुत कब तक रहे हैं, तो कोई ज्यादा लंबा टिका है, कोई कम लंबा टिका है। अब उसके पीछे क्या रीजन है, हर एक चीज के पीछे नहीं जाना है, चाहोगे तो मिल जाएगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टार्टिंग डेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए उसका एक सीक्वेंस, एक क्रोनोलॉजी बनाएगी, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो फाइनल में कहा कि यहां से यहां तक ये चलिए, पूरे बस्ती का जो ड्यूरेशन था 2900 बीसी टू, एकदम लास्ट में जो लिखेंगे बहुत अपडेटेड साइट लिखेंगे, तो जो उसके बाद फिर और कोई साइट नहीं रहेगी, तो फिर वहां से वहां तक की उसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई। ठीक है, तो ये लास्ट वाला नहीं, वो पकड़ना है, तो 2000 तक चला है ये। सावल्दा पश्चिमी मध्य प्रदेश में है ये। पश्चिमी में ज्यादा कुछ खास नहीं है। प्रभास आइए, इसके बाद आइए, थोड़ा सा नहीं, सीक्वेंस में चलेंगे तो प्रभास तो गुजरात में है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। प्रभास संस्कृति, इस डेट को हम लोग सीक्वेंस में रख रहे हैं। अगला है प्रभास। प्रभास संस्कृति और प्रभास 2000 बीसी टू 1400। ये गुजरात में है एक्चुअली।
गुजरात में है प्रभास। पूर्वी गुजरात, चलो गुजरात लिख लो बहुत। ताम्र पाषाणिक केंद्र, तांबे और पत्थर दोनों के औजार मिले हैं, बस इससे ज्यादा और कोई खास विशेषता नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि अलग से लिखा जाए स्पेशल। इसके बाद आइए मालवा, अभी फिर मध्य प्रदेश में, तो मालवा संस्कृति। मालवा, मालवा संस्कृति। इसका केंद्र मूलतः नर्मदा घाटी था। बेसिकली इट वाज लोकेटेड इन नर्मदा वैली। इसका केंद्र मूलतः, डेट नहीं लिखा गया मालवा का, अच्छा 1900 से 1400, 1900 टू 1400। इसका केंद्र मूलतः नर्मदा घाटी था। इसके कुछ प्रमुख स्थल एरण, नागदा और नौदा टोली थे। बहुत स्थल थे बट कुछ प्रमुख। एरण, चलिए इसको हटा देते हैं। इसके कुछ प्रमुख स्थल एरण, नागदा और नौदा टोली। एरण, नागदा, नौदा टोली। कुछ और भी स्थल ये इंपॉर्टेंट है, इतना जो निकाला गया, एरण, नागदा और नौदा टोली कुछ प्रमुख स्थल थे इस संस्कृति से। यहां से वृषभ पूजा का प्रमाण मिलता है। वृषभ पूजा, वृषभ समझ रहे हैं, बैल। देयर फाउंड द वर्शिप ऑफ bull. They found the evidence of worship of bull. मालवा संस्कृति के मृदभांड सभी संस्कृतियों से श्रेष्ठ माने गए हैं। मिट्टी बर्तन, मालवा संस्कृति के मृदभांड, तो पोर्ट्रीज रिलेटेड मालवा कल्चर have been considered the best pottery, as the best pottery than others. ठीक है। अन्य संस्कृतियों मतलब ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में बहुत सारी हैं, मृदभांड सब में है, सबकी अपनी है, लेकिन उसमें जो सबसे उत्कृष्ट मृदभांड है, सबसे अच्छे, वो मालवा कल्चर के माने जाते हैं। यहां से मनके इत्यादि बनाने का भी पता चलता है या साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मनके इत्यादि बनाने का भी साक्ष्य मिलता है। देयर फाउंड द एविडेंस ऑफ बिट्स मेकिंग आल्सो, बिट्स मेकिंग आल्सो। मनके समझ रहे हैं ना, माला पहनते हैं तो उसमें छोटा छोटा लगता है, वो मोती टाइप का, मोती टाइप का रहता है, बाकी कुछ भी अपना है ना। तो उस समय पत्थर कई कार्ने, स्टेटाइट्स, कार्नेलियन, अच्छे अच्छे पत्थर उनके बनाते थे। स्टेटाइट सेलखड़ी होता था, सबसे ज्यादा तो सेलखड़ी का ही मिला है, सबसे ज्यादा सिलखड़ी का ही मिला है। सिलखड़ी समझ रहे ना, तो समुद्र में कुछ सेल टाइप का होता है, उसमें जो घोंघा वोंघा टाइप जानवर होते हैं उनके ऊपर का जो होता है वो सेल, वही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो। तो मन के नौदा टोली
देश की सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक बस्तियों में एक है। द लार्जेस्ट कैलकोलिथिक, द लार्जेस्ट, नौदा टोली वॉज द लार्जेस्ट कैलकोलिथिक साइट। साइट, इसका क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर था। तो सबसे पुराने आहार, ठीक है, और सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इट्स एरिया वाज अप्रोक्स 10 हेक्टेयर, वो द लार्जेस्ट इन, है ना। हाँ, तो सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक बस्तियों में से एक है। तो लाल काले मृदभाट पाए जाएंगे। यहां के लोग कताई बुनाई में दक्ष थे। कहां के? मालवा कल्चर के लोग, ठीक है। यहाँ के लोग कताई बुनाई में दक्ष थे। द पीपल ऑफ द मालवा कल्चर वे आर ट्रेंड इन, कताई बुनाई को क्या, विविंग, 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 क्योंकि यहां से चरखे और तकली मिली है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, चरखा और तकली मालवा कल्चर से। यहां से चरखा और तकली। चरखा मतलब वो सूत बनाने वाला, क्या कहते हैं उसको, गांधी जी के चरखे को क्या कहते हैं? स्पिनिंग व्हील। और तकली, स्पिनिंग व्हील लिख लो, स्पिनिंग व्हील एंड इट्स प्लेट, जिस पर लपेटा जाता है, तकली है? तो चरखा और तकली मिला है, ठीक है, ये ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है। तो नौदा टोली एक्चुअली इसका लोकेशन मालवा मध्य प्रदेश, लेकिन ये नौदा टोली मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ही है एक्चुअली। ये है बॉर्डर पर ही, है बॉर्डर पर ही। ये पर्टिकुलर मैं बताऊं इसकी स्थिति क्या है, कि ये जो नौदा टोली है इसका लोकेशन है महाराष्ट्र, एग्जैक्टली पर्सनली ये वहां है महाराष्ट्र में। लेकिन अगर कल्चर से रिलेट करके देखोगे तो इसकी सारी विशेषताएं मालवा कल्चर से मिलती हैं। तो ये बस्ती तो मालवा कल्चर से रिलेट कर रही है, और मालवा कल्चर एक्चुअली मध्य प्रदेश का है। इंडिविजुअल अगर आप इसको अलग करना चाहो तो फिर तो महाराष्ट्र से है, तो इंडिविजुअल इसका परिचय महाराष्ट्र से रिलेट करोगे, बट कल्चर से रिलेट करके देखोगे तो फिर मालवा से देखोगे, ठीक है। अब ये है इसमें थोड़ी दुविधा, नौदा टोली को महाराष्ट्र आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये मालवा कल्चर का है, मालवा कल्चर मध्य प्रदेश का है, तो इस हिसाब से फिर दिस बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंगली कल्चर ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। मैथमेटिक्स तो यही बता रहा है ना। लेकिन इंडिविजुअल इसको अलग कर दो, मान लो झगड़ा करके अलग हो गया ये कि हमको नहीं रहना तेरे साथ, तो फिर महाराष्ट्र वाले लेके चले जाएंगे इसको। हाँ दिखता है। हाँ तो संस्कृति कल्चर के अकॉर्डिंग वो मध्य प्रदेश का। हाँ अब वो क्वेश्चन देखने पता चलेगा कि क्वेश्चन अगर बाय द वे आता है तो उसके नेचर से पता चलेगा इसको हम महाराष्ट्र ठीक करें या एमपी ठीक करें। तो मैं लाइन आपको बता दूं कि अगर इंडिविजुअल इसके कारण लोकेशन पूछा जा रहा है कि नौदा टोली एक्चुअली कहां है, बस खत्म, कोई कल्चर वल्चर से कोई मतलब नहीं है, तो महाराष्ट्र में है।
लेकिन ताम्र पाषाणिक बस्ती, ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती नौदा टोली एक्चुअली किस कल्चर से, जो नौदा टोली किस मौके किस प्रांत से बिलोंग करती है, तो फिर मालवा संस्कृति से, फिर तो फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से है? फिर आइए रंगपुर। रंगपुर ये संस्कृति गुजरात है ना, ये गुजरात में है। और 1700 से 1400, 1700 बीसी टू 1400 बीसी। ठीक है, 1700 टू पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी गुजरात में लोकेशन है। तांबे पत्थर के तो औजार शासक कोई खास विशेषता नहीं है। ताम्र पाषाण कालीन प्रमुख बस्ती लिख लीजिए, यह ताम्र पाषाण कालीन प्रमुख बस्ती थे, मेजर प्रमुख संस्कृति। दिस इज द सिग्निफिकेंट कैल्कोलिथिक, significant site of the Chalcolithic culture located in western Gujarat. यहां से हड़प्पा और हड़प्पोत्तर, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल के भी प्रमाण मिलते हैं। यहां से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल के भी प्रमाण मिलते हैं। देयर फाउंड द एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पा, हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा पीरियड। They found the evidence of pre-Harappa, Harappa and post-Harappa period from रंगपुर। ठीक है, तो रंगपुर ये ताम्र पाषाणी काल की बस्ती तो है ही, बट ये वो साइट है जो कंटिन्यू आगे चलेगी और ये प्री हड़प्पा की भी एविडेंस देगी, प्रॉपर हड़प्पा की भी एविडेंस देगी, और पोस्ट हड़प्पा यानी कि हड़प्पा जब पतनावस्था की ओर गया, डिक्लाइन फेज में गया, तो उस समय भी ये बताने के लिए रहेगी कि भाई पतन हो रहा है, हड़प्पा कल्चर डिक्लाइन हो रहा है, और क्या रीजंस रहे हैं, कैसे, तो कुछ लक्षण कुछ फीचर्स उस समय के भी ये दे देगी, पोस्ट हड़प्पन के भी। तो इस तरीके से रंगपुर का महत्व है, गुजरात में है। और लास्ट है जोरवे। जोरवे जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में। कहां पर लोकेशन है इसकी? महाराष्ट्र। ये है 1500 बीसी टू 900 बीसी। तो यहाँ की जो बस्तियां हैं 2 जिलों में मिली हैं महाराष्ट्र के,
The sites were found in two districts of Maharashtra. एक तो अहमदनगर और एक डिस्ट्रिक्ट है पुणे। अहमदनगर में जो साइट्स मिले हैं उसमें जो सबसे प्रमुख था वो था जोरवे। ठीक है, अहमदनगर की जो सबसे प्रमुख बस्ती थी वो थी जोरवे, उसी के नाम पर इसका जोरवे संस्कृति। फिर अहमदनगर, उसके बाद नेवासा, जोरवे, दैमाबाद तथा नासिक, तीन है। जोरवे मेन है, फिर है नेवासा जिसको आप पहले से भी जानते हैं, नेवासा, जोरवे, दैमाबाद, दैमाबाद, दाइमाबाद, ऐसे लिख दीजिए, दाइमाबाद। ठीक है, यहाँ तो नेवासा, जोरवे, दैमाबाद, और फिर पुणे जिले में जो साइट्स हैं चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। और पुणे में जो है वो चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, यहाँ जी प्रकाश और नासिक, इतने साइट हैं। तो अहमदनगर जिला में और पुणे जिले में साइट्स पाए गए। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण था जोरवे, इसी के नाम पर इसको जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बाकी सबकी अपनी अलग अलग विशेषता है। यहाँ पर तांबे के साथ साथ, एक मिनट, तांबा के साथ साथ पत्थर तो मिले ही है, इसमें कौन सी नई बात है। इस संस्कृति की बस्तियां सबसे अधिक, करीब करीब 200 से अधिक पाई गई हैं। सबसे ज्यादा, सबसे कम कायथा में, सबसे ज्यादा जोरवे में। तो पहली चीज तो ये, इस संस्कृति की बस्तियां सबसे अधिक पाई गई हैं। देयर फाउंड द मैक्सिमम साइट्स ऑफ दिस कल्चर मोर देन 200। ब्रैकेट में डाल लीजिएगा मोर देन 200। यहां से तांबे के साथ साथ कांसा भी मिला है। अभी प्रमाण इसको लिखना पड़ेगा। यहां से तांबे के साथ साथ कांसा भी मिला है। तांबे के साथ साथ कांसा भी मिला है। देयर फाउंड द ब्रॉन्ज आल्सो विद द कॉपर। यहां से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों में, नहीं मृण मूर्तियों में, यहां से प्राप्त मृण मूर्तियों में, मिट्टी की मूर्तियों में, मृण मूर्तियों मतलब मिट्टी की मूर्तियों, यहां से प्राप्त मृण मूर्तियों में मातृ देवी की अनेक मूर्तियां पाई गई हैं। ठीक है, तो देयर फाउंड मेनी ऑफ द clay statues, they found many of the clay statues including goddess idols या goddess statues। goddess देवी, मृण मूर्तियां, मातृ देवी को goddess आप कह दीजिए, देवी, देवी ही मातृ देवी है ना, goddess
अभी उसका जो है, मैं कांसे पर मैंने अभी कहा कि इस पर मैं थोड़ा सा अलग से दो लाइन है ना, तो थोड़ा सा वेट, धैर्य रखें। पाषाण कैसे है, वो इसलिए है क्योंकि कल्चर तो पाषाण का चल ही रहा है। कल्चर तो पाषाण का चल ही रहा है। तो बाय द वे अगर कहीं से नहीं मिला तो क्या पाषाण माना नहीं जाएगा? पूरे देश में तो पाषाण ही पाषाण है। तो चूंकि तांबा मिल गया तो ताम्र पाषाण हो गया। अब उसी बीच में एक आध साइट ऐसी जहां पर पत्थर नहीं मिला, एविडेंस में नहीं मिला, ऐसा नहीं कि वहां पर लोग यूज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जब सब लोग कर रहे हैं तो ये भी क्यों नहीं कर रहे होंगे, ये भी कर रहे होंगे। अब वो खुदाई इत्यादि करने पे इत्तेफाक से नहीं मिला, क्योंकि जानकारी जो इन्फॉर्मेशन लोगों को आज हमको मिल रही है, जब भी किसी ने ये एक्सकवेशन कराया, खुदाई कराई, वो चीजें निकाली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कब का समय है? आपको क्या लगता है कब का समय है खुदाई वगैरह कराई? भाई प्रागैतिहास की सर्च ही 18 कब हुई है वो? लिंगसुमूर में 1842, 1842। ये 1900 के आसपास का ये सर्च है। ये 1900 के आसपास का, 19 1920 21 11 12 40 50 तक कभी मैंने तो लिखा है नहीं ये चीज कहीं है ना? तो ये अभी भी चली रही है। तब ये पता चला, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, ये एक्चुअली वैदिक काल से माना जाता था। मैं बताऊं आपको, इसमें इंडस वैली सिविल, या तो प्रागैतिहास का पता चला तो पाषाण काल, फिर सीधे वैदिक में पहुंच जाते थे लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता तो था ही नहीं। ये तो फिर 1921 और 22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों की जब खोज हुई, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने करी, तो फिर एक अजीब कॉन्सेप्ट एक आया। अजीब नहीं कह सकते, मतलब एक वंडरफुल, आश्चर्यजनक कॉन्सेप्ट आया कि तो इतिहास ही पूरा पीछे धक्का देके लेके खींच के लेके चला गया, करीब 2000 साल पहले कर दिया उठा के। तो भारत का जो इतिहास है करीब 2000 वर्ष पीछे धकेल दिया गया, और बहुत सारे नई नई चीजें, नए नए कॉन्सेप्ट निकाले गए, वहां पर नए नए विचार आ गए लोगों में, जो है ना, जो रिसर्च कर रहे थे उन पर। भारत की स्थिति विश्व पटल पर वैश्विक इतिहास में कितनी मजबूत हुई ये भी देखने को मिलती है, क्योंकि फिर उस समय तो सभ्यताओं का जो दौर था उसको लीड तो केवल मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताएं कर रही थी। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ एडवांस स्थिति है, कुछ एडवांसमेंट है बाय द वे कहीं, तो यहां तो लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो तो उसका फिर नाम आता था, फिर वो तो मिस्र यानी इजिप्ट, वो मेसोपोटामिया का नाम आता था, यहां से तो कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे में जब सिंधु घाटी की सभ्यता आई, तब लगा यार उसके समानांतर ले जाके खड़ा कर दिया भारत को यार। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा बुरा लगा, वो बात की बात है, अध्ययन का विषय। तो समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं? तो इसलिए जो है ये रिसर्च बेस पर रिसर्च जो होते रहते, नई नई चीजें पता लगती थी, इतिहास में इधर का उधर होता रहता है चीजें। तो कल्चर है पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालीन कल्चर, इत्तेफाक से नहीं मिला वहां से पत्थर, बट कल्चर के तो फॉलोअर्स तो लोग थे ही, है ना? तो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। जो मिलेगा तो एनलाइटेंड जो हुआ है प्रकाश में, तो अभी आया है लेटेस्ट में, 19th सेंचुरी में आया है ये। उसके पहले कहां इसके बारे में पता था? चलिए कोई बात नहीं। तो सोनगांव इनाम का प्रकाश क्या लिखा, सबसे बड़ी क्या लिख रहे थे यार? मातृ देवी की मूर्तियां पाएंगी। मेरे मूर्तियों में मातृ देवी की नहीं, गॉडेज आइडल्स यानी स्टेच्यूज ज्यादा मिले हैं, मातृ भी मिले हैं। और एक मेरी मूर्ति में तो मातृ देवी की आकृति सांड से जुड़ी हुई दिखाई गई, ये अनोखी एक है, नोट करो। एक मेरी मूर्ति में मातृ देवी को सांड से कनेक्टेड जुड़ा हुआ दिखाया गया है। इन ए statue, the goddess were found attached with
ox. In a clay statues, the goddess was found attached with ox. वो सांड वाला जो होता है उसको ox कहते हैं, बाकी बुल होता है। पता नहीं मैं सही गलत हूं। जो पालतू बनाए जाते हैं उसको बुल, जो पालते हैं खेती होती के लिए, जिसको छुट्टा छोड़ देते हैं कि जाओ मारो सबको रोड पे। जिसको छुट्टा छोड़ देते वो बुल होता है। ना ना, अब की बात, पहले तो जो पालतू बनाए जाते थे एग्रीकल्चर के लिए वो उसको क्या कहते थे? ऑक्स। हाँ, वो बैल है तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑक्स की बुल। बुल साउंड हो गया तो बुल लिख लो, फिर ऑक्स मत लिखो। नहीं, सही कह रही है। अभी वो भैंसे वाला जब बात आया था तो अंग्रेजी में इसने क्या नाम दिया था बेटा? कोई बाइसन बुल। तो भैंसा तो किसी काम में नहीं आता है, फिर भी उसको बुल कहा गया। तो कहें मतलब फिर वो बुल, वो जो छुट्टा वाला रोड पे जो है ना होता है, वो सब बाबा के चेले हैं सब हमारे। तो सब बाबा के गण लोग हैं, उनकी बुराई नहीं कर सकते, वो गुस्सा कर जाते हैं। रोड पे आप बाबा की बुराई करो तो जाके। नहीं नहीं, लिख लो, उसे हम समझ लेना। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, देख लो अपना, आप लोग देखो। चलो थोड़ा सा नहीं है तो बैल ही, उसको सांड से जुड़ा हुआ माने हैं, बस ये आप मान के चलो, ठीक है। मातृ देवी को सांड से कनेक्टेड दिखाया गया है, अटैच दिखाया गया एक मूर्ति में, मतलब कुछ उसका तो एक अजीब टाइप की मूर्ति हो गई ना ये। इससे क्या सेंस निकाला जाता है? नहीं नहीं, फर्टिलिटी का सिंबल नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें हड़प्पा काल में आपको देखने को मिलेगी और जिसमें एक मतलब अनौखिक गॉड और गॉडेस की जो कल्पना की, उसकी एक अनौखिक शक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है, पावर को प्रदर्शित किया जा रहा है कि नहीं, मातृ देवी में भी ऐसे ही है। वो नहीं, बैल से जोड़कर फिर हाँ हाँ, दोनों का। हाँ हाँ, ये एक रीजन ये तो माना जा सकता है फर्टिलिटी से। नहीं, ये तो चूंकि देवियों का जो कनेक्शन है पृथ्वी पर जो लोगों का है, वो उत्पादकता की देवी से, उत्पादकता। क्योंकि अभी आप जैसे ऋग्वेद में जाओ तो वहां पर देवता है, देवी कम है, तो वो लोग जो है फिर कृषि प्रधान नहीं थे, बिल्कुल उत्पादकता नहीं थी, तो इस देवियों का उतना महत्व नहीं था। जबकि सिंधु सभ्यता में देवियों का बहुत महत्व है, क्योंकि ये फिर फर्टाइल लोग थे, ये प्रोड्यूसर लोग थे, तो इस हिसाब से नहीं, ये सही है, फिर तो सही है। हाँ, उत्पादकता से मान लिया, फिर ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है ऐसी, जो बैल से जुड़ी हुई दिखाई गई है। तो ये यहां से मिली है, जोरवे संस्कृति से, ठीक है। हाँ, तो बुल से जोड़ दो, चाहे ऑक्स, फिर तो ऑक्स ठीक है। ऑक्स ना, तो फिर डोमेस्टिकली वाले ही लिखो यहां पर। अरे तो ठीक है, साल लिखे तो मैंने है, वो हो सकता वो घरेलू वाला हो, इसमें कौन सा रिसर्च करके है। अरे ठीक है, इतना डिस्कस नहीं है इस पर, एक बैल के साथ उनको जुड़ा हुआ अंतर तो है। है? क्या, फिर से बोलिए। बचपन में एक ही रहे थे, वो तो बताए तो, वो सांड वो जो छुट्टा छोड़ दो और पालतू बना लो तो भाई फिर उस दूसरे हिसाब से हो गया। ये चूंकि इसको उत्पादकता से जोड़ के देखा गया है, इसलिए इसको ऑक्स अगर घरेलू पालतू वाला है तो उसी से जोड़ के आप देखिए, ठीक है।
क्योंकि ये भी उत्पादकता की देवी, देवी तो उत्पादकता की देवी होती ही होती है, बैल भी उस समय है, उस उत्पादकता के कारण है, उसी में उसका इंपॉर्टेंस है। तो इस वर्च्यू के कारण, इस क्वालिटी के कारण दोनों को कनेक्ट दिखाया गया है। हो सकता है तो ये ज्यादा चूंकि फिट बैठ रहा है, इसलिए हो सकता है को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, उत्पादकता के कारण। ठीक है, तो अब वो बॉक्स को आप कनेक्ट कर दो सीधे से, क्या बात है। अब वो सांड लिखा है, बैल लिख लो, ज्यादा दिक्कत है तो घरेलू है ना वो हालांकि उस समय लोग कह देते थे, कोई दिक्कत नहीं। जोरबे संस्कृति और सैंधो सभ्यता के बीच घनिष्ठ घनिष्ठ संबंधों का पता चलता है। जाने दो उसको, मत लिखो, ये सब बात की बात है। इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल, जो काम कीजिए, इतना टाइम नहीं लगाना है यार, इतना स्थिर तक साथ पढ़ोगे तो फिर पढ़ते रहोगे साल भर इतिहास इस संस्कृति की बस्तियां, सॉरी क्या बोला था, इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद था। दैमाबाद, द लार्जेस्ट साइट ऑफ दिस कल्चर वॉज दाइमाबाद, वॉज दाइमाबाद। यहां से, अब ये लिखिए इसको, ये चीज, यहां से कांसे का एक ऐसा रथ मिला, जो कांसा भी ब्रॉन्ज की बात की गई है, यहां से कांसे का एक ऐसा रथ मिला है। ठीक है, देयर फाउंड द सच टाइप्स ऑफ चैरियट ऑफ द ब्रॉन्ज, चैरियट रथ, चैरियट, जिसमें 2 बैल जुते हैं। रथ को बैल चला रहा है, उसमें घोड़ा नहीं है भाई जिसमें 2 बैल जुते हुए हैं, इन विच दे आर कनेक्टेड टू बैल सही है, बुलक्स, हाँ बुलक्स, हाँ तो वो जूते हैं तो फिर बुलक कहा जाएगा उसको, जो रथ में चलने वाले, वो उसको बुलक कहते हैं। 3 प्रकार के बैल हो गए, बैलों की बड़ी वैरायटी है यार, और एक तो कनेक्ट ही नहीं किया, जो उसके स्वरूप में नहीं रहते है तो कुल 4 वैरायटी, उतनी वैरायटी में तो कोई नहीं देखा गया जितने में बैल देखे जा रहे हैं। आए हाँ तो जाने रहिए भाई, क्योंकि है सबसे ज्यादा वैरायटी तो बैलों की भी, ऑक्स है, बुल है, बुलॉक है फिर बाइसन बुल, वो तो फर्जी है यार, वो उसको अलग, वो भैंसा को बुल के कस्टडी में कहाँ ले आए, वो उतना होशियार नहीं होता है, बहुत इनोसेंट होता है वो। नहीं होते क्यों नहीं, भैंस होती, भैंस नहीं होती उधर, पालते नहीं होगे, नहीं तो ये लोग वहां पर क्या कहते हैं, कनेक्ट करके वो तो है, वो तो जितने वर्डिंग है, वो यहाँ की वर्डिंग जो है, अगर कुछ बहुत सारी स्पेशल वर्डिंग है, नहीं तो वहां जो नहीं है फिर उसकी वर्डिंग वो लोग देते नहीं है। सही कह रहे हो। अब होता क्या, अगर मोदी जी भेज दे तो ट्रक भैंस और बैल, वो क्या कहते हैं भैंसे, तो उनके लोग भी हो जाएंगे। उन्होंने दूध खिलाया नहीं होगा भैंस वाला बढ़िया से, नहीं लोग डिमांड करके लेके जाए क्योंकि दूध तो भैंस का ही अच्छा होता है ठंडा है ना वहां का मौसम, बहुत ठंडा, ठंडे में उतना नहीं ये लोग चल पाते थे। पत्थर और जमीन की मिट्टी, क्ले की प्रकृति तय करती कीचड़ होगा कि नहीं होगा वहां, है ना। चलो जाने दो, उतना डिस्कस किया जाएगा तो ठीक है, आगे लिखिए। यहां से कांसे का ऐसा रथ मिला है जिसमें 2 बैल जुते हुए हैं और एक नग्न पुरुष उसे चला रहा है, जो बना हुआ है कांसे का बनाया गया, नग्न पुरुष उसे चला रहा है, ड्राइव्ड बाय अ न्यूड पर्सन। तो ये कांसे का है, तो क्या आप कह सकते हैं ताम्र पाषाण काल में कांसा आ गया है? नो, ये साक्ष्य और ये साइट, ये प्री हड़प्पन साइट है, पहली बात तो ये मान लो। दूसरी, ये अभी अगर इस कालखंड से आप देख के जाओगे, इसको इस पीरियड के साथ जोड़ोगे इसको,
तो ये जो तांबा, ये कांसा है ना, दिस इज द एक्सेप्शनल अचीवमेंट। कांसा आप रिलेट करोगे केवल केवल सिंधु सभ्यता से, यहां तांबा है, ठीक है। तो दायमाबाद चूंकि पहले से ही है, इसीलिए प्राक हड़प्पा है ना, क्योंकि हड़प्पा की जो भी विशेषताएं पहले से पाई गई, जिस साइड से पाई गई, वो प्राक हड़प्पा वाली हो गई। वो ग्रामीण संस्कृतियां हैं, वहां से भी ये सारी विशेषताएं हड़प्पा वाली चीजें पहले से पाई जा रही थी, तो उस साइट को कहा गया द प्री हड़प्पन कल्चर। इससे क्या पता चलता है और क्या मदद मिलती है हमको अध्ययन में? इससे हमको जो हेल्प मिलती है स्टडी में, ये कि इसका उद्विकास कैसे कैसे हुआ, तो पता चलता नहीं ये जन्म लिया, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते 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 इस लेवल तक इंक्रीज किया गया, डेवलप किया। तो फिर उद्भव और उत्पत्ति पर बहुत क्वेश्चन मार्क नहीं लगते, ठीक है। और नहीं तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो एविडेंस मिला है खुदाई करने पर, उससे उसके उत्पत्ति और उद्भव पर कोई बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ता है। उससे कंफ्यूजन आता है यार, क्योंकि हर क्षेत्र जहां से भी कोई भी साइट खोदी गई खुदाई की, वहां से जो भी साक्ष्य एविडेंस मिले वो एक ही लेवल पर प्रॉपर डेवलप्ड फॉर्म में मिले हैं, एक ही लेवल पर विकसित दशा में मिले। वही मोहनजोदड़ो का, वही हड़प्पा का, वही जूरीदड़ो का, वही परदच्चुआनुदड़ो का। जैसे घर बनाने का निर्माण या सड़क निर्माण की ही बात ले लें, तो उतने ही डेवलप्ड फॉर्म में मिले हैं। तो अगर आप सोचो, कल्पना करो किसी ऐसे ग्रह पर पहुंच जाए, यहाँ पर एक सिमिलर साइज के लोग मिल जाए, उसमें ना कोई बच्चा मिले ना बुजुर्ग मिले, तो आप एक बार कंफ्यूज में आ जाओगे, यार ये लोग मतलब ऐसे कैसे रहे? ऐसे ही आते हैं, इसी चले जाते हैं, इसी साइज, इसी एज, इसी फॉर्मेट में। मतलब इनकी शुरुआत और इनके अंत का जो स्वरूप है पता नहीं चल पा रहा है। तो सिंधु सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है, उत्खनन से जो एविडेंसेस सामने आए, वो एविडेंसेस ये बता पाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं रहा है कि इसकी उत्पत्ति कैसे और कहां हुई। और ये उन इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट के लिए क्वेश्चन मार्क लगा के दे गया, जिनको मौका भी एक प्रकार दे गया ये कहने के लिए कि भाई ये यहां का नहीं है। उन्होंने प्रमाण में सीधे कह दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे इतना डेवलप फॉर्म है, इसकी शुरुआत तो दिखी नहीं, कच्ची ईंटें दिखी नहीं, डायरेक्ट पक्की ईंटें दिख रही हैं। तो फिर ईंटें कहीं से मंगाई गई हैं, इसका तो यही मतलब है ना। कच्ची ईंटें दिखी नहीं, पक्की ईंटें दिख रही, तो ईंटें कहीं से मंगाई गई हैं। तो फिर ईंटा आप यूज तो कर रखे हैं, बट ईंटा आप बनाना नहीं जानते। इससे निकलता है ना निष्कर्ष। बस यही चीज लोग बताते। वो तो फिर बहुत बाद में रिसर्च हुआ, फिर मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्टे भी मिल गए, फिर ऐसे शहर भी मिल गए। 1954 में स्वतंत्रता के बाद खोज और खुदाई का काम बहुत तेज हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकारों का जब एफर्ट रहा है कि भाई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इतने बड़े अचीवमेंट को बटने के बाद जब वो अलग हो गया तो खींच ले गया, क्योंकि उसकी आदत तो छीना झपटी की शुरू से रही है, जब से आया तब से रही है कि सिंधु घाटी की सभ्यता अगर एक बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है और किसी की शान में बढ़ोतरी कर रहा है, तो करे भाई ये हमारा है, भारत का कहां है? क्योंकि ये सब सिंधु नदी लगभग उसकी पूरी घाटियां उसमें चली गई। तो फिर भारत सरकार ने क्या, ऐसा करो जरा इक्का दुक्का अगर स्थल है जरा खोजो, हो सकता कुछ मिल ही जाए। तो भारत सरकार ने इस पर जब कार्य किया तो खोज और खुदाई का काम मतलब फिर गुजरात और राजस्थान और हरियाणा वाले क्षेत्र में जब विशेष रूप से हुआ ना, तो बहुत सारे साइट्स निकल करके, ये 1951-54 की बात। तो कालीबंगा स्थल जैसा सामने जब इस प्रकार सामने आया, तो वहां पर कच्ची ईंटों के मकान भी मिल गए। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान है, सेम साइज यानी शेप साइज डिजाइन जो है, आर्किटेक्चर जो है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे ही है। बस उससे इतने अंदाजा लगा वो डेवलप थे, हम उतने डेवलप नहीं थे, पर पैटर्न वही है। तो कहीं ना कहीं से कनेक्ट तो किया जा सकता है चीजों को, उसकी वही कल्चर है, उसका एक भौगोलिक विस्तार मात्र है ये राजस्थान हरियाणा सिंधु घाटी में। अगर ये खोजा गया सबसे पहले तो उसका विस्तार यहां तक देखने को मिलता है, चीजें वही हैं। ये चीज प्रूव की गई वहां पर। तो तब जाकर के पता चला कि नहीं यार इसका विकास हुआ है, तब जाकर के साम्राज्यवादी इतिहास का थोड़ा ठंडे पड़े। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये जो उद्विकास वाली बात आई कि इसका एवोल्यूशन हुआ है, अचानक कहीं से लाके नहीं रखा गया है। उसके पीछे फिर ये रीजन डेवलप किया गया
किया गया होगा, मैंने पढ़ा नहीं ये कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किया, बट होता है ही सही है कॉन्सेप्चुअल। यहां पर एक्सेस प्रोडक्शन हुआ ये पढ़ा, तो एक्सेस प्रोडक्शन का जो रिजल्ट है वो फिर यही ना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर देखने को मिल जाता प्रमाण है हमारे सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे डेवलप्ड शहर कहां से आए, एक्सेस प्रोडक्शन उधर है गांव में, तो परिणाम तो शहर के रूप में दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि कनेक्शन फिर बहुत बाद में जब विज्ञान आया, आज का अध्ययन किया गया, तो विज्ञान का डेवलपमेंट भी तो इसी प्रकार से है ना। विज्ञान टेक्नोलॉजी ही तो देता है, और क्या देता है, और विज्ञान आता कैसे। तो विज्ञान, सारे लोग वैज्ञानिक नहीं होते हैं, विज्ञान में जिनका दिमाग बहुत स्थिर, वो टेंशन फ्री रहते हैं, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलने वाले लोग जो है वैज्ञानिक नहीं होते हैं। जिनको पूरा समाज कहने लगे कि बहुत नालायक टाइप का आदमी, बेकार नकारा, मतलब जहां जाए उधर से लोग हटिया, इसके सामने इसके साथ मत जाना स्कूल, क्यों, वो पढ़ना लिखना तो उसको है नहीं कुछ, वो तुमको भी बिगाड़ के रख देगा। तो वो समझो कि वैज्ञानिक टाइप का, उसमें से कुछ हो सकते हैं ऐसा नहीं सब वैज्ञानिक हो जाते हैं, क्योंकि वो अलग माइंडसेट में रहते, वो अलग ही उनका, वो नंबर को ध्यान में कितने परसेंट आ रहा है, वो अलग ही दिमाग लगाए हैं। न्यूटन जैसे लोग, आइंस्टीन जैसे लोग तो इसी प्रकार के लोग थे। ये लोग, बहुत स्कूली शिक्षा इन लोगों की बहुत उतनी अच्छी नहीं रही है यार, अक्सर गैप कर देते थे, भाग जाते। अब कह रहा है ऊपर से नीचे रहा है, तो बोले गिर क्यों रहा है, भाई ऊपर से नीचे ही गिरेगा, उतना दिमाग लगाने, तो खाली दिमाग कोई काम जिसके पास ना, इसे सोचेगा यार ये सेब गिरा तो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, ये कौन सोचता है। जिसके पास 10 काम होगा वो नहीं सोचेगा ना, जिसके पास कोई काम नहीं होगा वही सोचेगा, है ना। तो फिर जब माइंड सेट आया, कुछ खालीपन आया, दिमाग का एंगेजमेंट कम हुआ, चीजें स्टोर कर ली गई कि नहीं अब इतना है कि बहुत ये करने की जरूरत नहीं कि भाई शाम का हो गया, अभी सुबह के लिए क्या करना, फिर उधर ही दिमाग लगाना, सुबह निकल के शिकार करने जाना ही किधर है, और कहीं दिमाग जा ही नहीं सकता, क्योंकि खाने को नहीं जाएंगे तो फिर खाने को नहीं मिलना है। अब वो चीजें स्टोर हो गई, बात ये हो गई, तो फिर वो रेस्ट में आएगा ना, तो आएगा तो और सारे आराम, अब और सारे आराम ढूंढेगा, लेकिन आराम के लिए साधन होना चाहिए। आराम ढूंढने से थोड़ा मिलता है, आराम के लिए साधन होना चाहिए। आराम के लिए उसने टाइम निकाल लिया, अब साधन बनाएगा विज्ञान से, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और मार्केटिंग का सिस्टम आता है। और ये विज्ञान ने बताया है कि ऐसे ही विज्ञान की क्या कहते, विज्ञान का आगमन हुआ, विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान ऐसे ही आया है, ऐसे नहीं। विज्ञान कुछ वस्तु थोड़े ना है यार, विज्ञान वस्तु का प्रदाता, एक परिस्थितियां, विज्ञान एक परिस्थिति है, एक विशेष, है ना, परिस्थिति क्रिएटर है, ऐसा कुछ कह सकते हो। किसी भी मामले में स्पेशल जानकारी रखना ही विज्ञान है। ऊपर ऊपर से लोग जानकारी रखते हैं, फिर और कुछ लोग और नीचे जाते हैं, कुछ और टाइप के नालायक होते हैं तो और नीचे उसी में घुस के चले जाते हैं। कुछ बहुत बड़े नालायक होते हैं, किसी काम में तो बिल्कुल उसके परमाणु और परमाणु की विखंडता तक चले जाते हैं, उनके पास दूसरा कोई काम है नहीं तो यही ना विज्ञान है। चलो ओके, तो क्या लिखा लास्ट में, तांबे कांसे का रथ मिला है, चैरियट मिला है, जो उस पर 2 बैल जुते हुए हैं, और समय एक नग्न पुरुष चला रहा है। पर लेकिन ये कांसे की जो उपलब्धि है, इसको हम सिंधु सभ्यता से जोड़ के देखेंगे, ताम्र पाषाण काल से जोड़ के नहीं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि दायमाबाद एक प्रागैतिहासिक बस्ती है, सॉरी प्री हड़प्पन बस्ती है, प्राक हड़प्पा काल से रिलेट करता है ये। ओके, अच्छा, यहां से एक ऐसी चित्रकारी भी प्राप्त हुई है, मतलब दाइमाबाद से, जिसको जिसमें एक देवता को बाघ और मोर से घिरा हुआ पाया गया है। ये सिंधु सभ्यता में सेम नहीं है, बट इस टाइप का सिंधु सभ्यता में भी है। यहां से एक ऐसी चित्रकारी भी मिली है, यहां से एक ऐसी चित्रकारी भी मिली है जिसमें एक देवता को बाघ और मोर से घिरा हुआ पाया गया है, ठीक है। देयर फाउंड द सच पेंटिंग फ्रॉम दिस साइट in which in which
a divine picture was surrounded by the बाघ एंड मोर, यानी कि टाइगर एंड पीकॉक। ये शिव जी के सब प्रतीक हैं, बाघ हो गए, जंगली टाइप जितना कुछ निकले सब शिव। तो बाघ और मोर से घिरा पाया गया जिसमें शिव का, जिसे शिव का प्रतीक माना जाता है, शिव का प्रतीक माना जाता है, विच इज कंसीडर्ड एज द सिंबल ऑफ द लॉर्ड शिवा। ठीक है। इनाम गांव से गणेश पूजा का साक्ष्य मिला है। इनाम गांव से, अगली लाइन में नोट कीजिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, साइट वगैरह सब खत्म हो गई। ठीक है, कुछ परिचय हैं जिससे डेवलपमेंट फॉर्म में आप लिखोगे। इनाम गांव से गणेश पूजा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और इनाम गांव से एक ऐसे मकान का साक्ष्य मिला है, देयर फाउंड अ गणेश वर्शिप फ्रॉम द इनाम गांव एंड इट इज फाउंड, और एविडेंस ऑफ गणेश पूजा का साक्ष्य मिला, और एक ऐसे मकान का साक्ष्य मिला है, एंड देयर फाउंड लाइक सच हाउस, मकान का साक्ष्य मिला है जिसमें जो मिट्टी से स्वतंत्र दीवारों पर बना हुआ है, which was constructed on the independent walls of clay, जो मिट्टी के स्वतंत्र दीवारों पर, पहली बार स्वतंत्र दीवारों पर मकान बने। यहां पर गड्ढा सा हटा मामला, मिट्टी के स्वतंत्र दीवारों पर बना हुआ है, जिसमें 3 तरफ से कमरे हैं और एक तरफ से आने जाने का रास्ता, ऐसे इधर है ना, ऐसे। एक ये रूम हो गया, एक रूम ये हो गया, 5 कमरे बने हुए हैं, 3 कमरा हो गया, ज्यादा रूम बना दिया क्या मैंने, जिसमें 5 कमरे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3, दरवाजा भी दे दो सब में, इधर से दे दो, इसमें इधर से दे दो, इसमें इधर से दे दो, और इसमें इसको किधर से भी कनेक्ट कर सकते हो, इधर से भी कनेक्ट कर सकते हो, इधर से भी कनेक्ट कर सकते हो। कमरे से कमरे में एंट्री है इसकी। ठीक है, ये एंट्री हो गई। तो 5 कमरे वाला एक मकान मिला जो स्वतंत्र मिट्टी की बनी दीवारों पर स्वतंत्र बना हुआ है, 3 तरफ से कमरे, एक तरफ से आने जाने का रास्ता है। ठीक है, कहां से मिला है साक्ष्य? इनाम गांव से। ठीक है, तो पहली बार गड्ढे से निकल करके लोग बाहर आए, और ऐसे प्रमाण है जिससे लगता है कि हम इंडिपेंडेंट दीवारों पर घर बनने लगे हैं इनाम गांव से। फसलों में यहां लाइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि अब फसलें बढ़ी, ज्यादा फसलें होने लगी, लेकिन उसको लिख भी लीजिए, ज्यादा होने लगी, ज्यादा होने लगी कहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां फसलों में यहां गेहूं, जौ और चावल के अलावा रागी, सरसों, मटर, रागी, सरसों, मटर, और नाम नहीं, आदि लिख लो, आदि एक आध और होंगे। ठीक है, ये जो नाम है सीधे याद न लिखो, जैसी फसलों का भी पता चलने लगा, जैसी फसलों का भी पता चलने लगा। ठीक है, देयर फाउंड आल्सो द एविडेंस ऑफ more crops instead of wheat, barley and rice, ragi, mustard, peas। ठीक है,
like such. यहाँ के मृदभांड लाल रंग, मृदभांडों में यहाँ लाल रंग पर काले रंग की पालिश होती थी। मृदभांडों में यहाँ पर लाल रंग पर काले रंग की पालिश एवं चित्रकारी होती थी। पॉलिश एवं चित्रकारी मिलती है, ठीक है। देयर फाउंड द पॉलिश आर पेंटिंग ऑफ ब्लैक कलर ऑन द रेड कलर पोट्रीज। कभी कभी पूरे पॉलिश कर देंगे काले पर तो सफेद रंग की चित्रकारी उस पर मिल जाएगी। जैसे मालवा वाले सबसे उत्कृष्ट थे, तो मालवा में भांडों क्या विशेषता थी? लाल रंग के मिट्टी के बर्तन थे। लाल ऑटोमेटिक हो जाएंगे पकने के बाद, ठीक है। फिर उस पर काले रंग की पॉलिश की गई थी, फिर उस पर सफेद रंग की चित्रकारी की गई थी, पेंटिंग की गई थी, तो इसलिए वो सबसे उत्कृष्ट माने गए। तो लाल और काले मृदभांड पाए गए हैं। ठीक हो गया। तो कुछ समथिंग प्रमाण ऐसे ही हैं, बाकी तो बहुत सारे कुछ हैं काम की चीजें, ठीक है। इस प्रकार से इसके भौगोलिक विस्तार पर चर्चा हुई, जो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, जो इसका एक्सपेंडेड है। वहां के कुछ प्रमुख साइट्स हैं जो वहां के अदर कल्चरल जो साइट्स हैं उनको लीड कर रहे हैं। वहां की अपनी निजी विशेषताएं हैं, उन निजी विशेषताओं को हम लोगों ने लिख लिया, कहां से क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, ठीक है। ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा पैराग्राफ आप चेंज कीजिए और ये डालिए कि ताम्र पाषाण काल की सबसे प्रमुख वस्तु तांबा है। तो तांबे में मिला क्या क्या है ये चीज? ताम्र पाषाण काल की सबसे प्रमुख वस्तु तांबा है। तांबा वॉज द मेजर थिंग ऑफ द कैलकोलिथिक एज। तांबे में तांबे में अनेक औजार तथा आकृतियां प्राप्त हुई हैं। तांबे की अनेक औजार तथा आकृतियां प्राप्त हुई हैं। देयर फाउंड द मेनी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉपर एंड स्टेच्यूज, ठीक है। तो कई स्टेच्यूज हैं। अब जैसे क्या मिला है, तांबे का मिला क्या क्या है? तांबे का मिला है तांबे के छल्ले, नोट करो। नंबर 1 तांबे का छल्ला, रिंग ऑफ कॉपर, ये मिला है। फिर है मानव आकृतियां, ह्यूमन स्टेच्यूज, तांबे के मानव आकृतियां, ह्यूमन स्टेच्यूज। फिर है हारपून अथवा मत्स्य भाला, मछली पकड़ने वाला जो भाला कांटेदार होता है, जिसको हारपून कहते हैं। हारपून अथवा मत्स्य भाला, मछली पकड़ने वाला, ये मिला है। फिर है सेल्ट, प्रारंभिक प्रकार की कुल्हाड़ियां, तांबे की हैं। मैंने लिखवाया भी शायद कहीं पर आपको, सेल्ट, ठीक है, प्रारंभिक प्रकार को। फिर है मन के बेड्स, तांबे के।